आज हम बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति के बारे में। ये कहानी है कि कैसे एक नए देश ने अपना भविष्य चुना। सोचिए 1947 में ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक पूरे देश के वजूद की चुनौती थी। करोड़ों लोगों की उम्मीदें सब इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी हुई थी। तो उस वक्त दुनिया में दो बड़े रास्ते थे। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ था खुला मैदान, एक खुली दौड़ जहां कोई भी जीत सकता था, और दूसरी तरफ था एक ऑर्केस्ट्रा जहां हर कोई एक ही धुन पर एक साथ मिलकर काम करता था। अब भारत को ये तय करना था कि उसे किस तरह का संगीत बनाना है। तो बस भारत एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा था। चलिए अब देखते हैं कि ये बड़ा फैसला आखिर लिया कैसे गया। अब ये सिर्फ राजनीतिक शब्द नहीं है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये असल में दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं कि एक समाज को कैसे चलना चाहिए। सवाल ये था कि क्या सरकार को एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल देना चाहिए, या फिर हर किसी को खुद ही तैरना सीखना होगा। और भारत में सोवियत समाजवादी मॉडल का असर बहुत गहरा था। ये सिर्फ कोई बाहरी प्रभाव नहीं था, नहीं, ये तो कई भारतीय नेताओं के दिलो दिमाग में बसा एक विश्वास था। आखिरकार उन्होंने सोवियत संघ की जबरदस्त तरक्की को अपनी आंखों से जो देखा था। लेकिन भारत ने किसी की हूबहू नकल नहीं की। उसने अपना एक अलग रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के हालात के लिए सही था। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, ये सिर्फ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का कोई समझौता नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक फिलॉसफी थी, एक सोच थी कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी और पब्लिक सेक्टर की स्थिरता, दोनों का इस्तेमाल देश को बनाने में किया जाए। और यही कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। प्लानिंग का आइडिया सिर्फ समाजवादी नेताओं का नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1944 में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान पेश किया। ये उनकी दूर की सोच थी। वो जानते थे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी पैसा, सरकारी पहल कितनी जरूरी है। और बस इसी सोच के साथ जन्म हुआ उस संस्था का जिसे भारत की आर्थिक किस्मत लिखनी थी, योजना आयोग। और ये कोई सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं थी, नहीं, ये तो भारत के डेवलपमेंट की कहानी का आर्किटेक्ट बन गया। तो ठीक है, ये पावरफुल प्लानिंग कमीशन तो बन गया, लेकिन इसका पहला कदम क्या था? इसने देश को किस रास्ते पर ले जाने का फैसला किया? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का फलसफा बहुत साफ था, धैर्य। दौड़ जीतने से पहले चलना सीखना जरूरी है। और भारत के लिए इसका मतलब था सबसे पहले अपनी खेती बाड़ी की नींव को मजबूत करना, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन ये धैर्य ज्यादा दिन नहीं टिका। दूसरी योजना आते आते सब्र का बांध टूट गया और गति ही नया मंत्र बन गई। अब गियर बदल चुके थे। देश चलने से सीधा दौड़ने की कोशिश कर रहा था। फोकस खेतों से हटकर फैक्ट्रियों पर आ गया। और इस बड़े बदलाव के पीछे दिमाग था पीसी महलनोबिस का। उन्होंने ही आंकड़ों के दम पर देश के इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा खाका तैयार किया था। और ये जो आंकड़े हैं, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि कैसे खेतीबाड़ी के लिए बजट कम हुआ और इंडस्ट्री का हिस्सा एकदम से बढ़ गया। तो ये सिर्फ कोई कागजी बहस नहीं थी, ये एक तरह से भारत की आत्मा के लिए लड़ाई थी। सवाल ये था कि क्या भारत एक कृषि प्रधान देश ही बना रहेगा या फिर एक औद्योगिक ताकत बनने का बड़ा जोखिम उठाएगा। चौधरी चरण सिंह जैसे जमीन से जुड़े नेताओं ने खतरे की घंटी बजाई। उनका साफ कहना था कि तरक्की की ये जो नई ट्रेन है, ये तो गांव देहात के भारत को स्टेशन पर ही छोड़कर आगे भागे जा रही है। वहीं जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी विचारकों ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता सुझाया, एक ऐसा रास्ता जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बजाय छोटे ग्रामीण उद्योगों पर जोर देता। और ये रास्ता गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने के कहीं ज्यादा करीब था। तो दुविधा यही थी, एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, गरीबी से निकलने का सबसे तेज रास्ता लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत देश की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी चुका रही थी। कोई भी जवाब आसान नहीं था। और जैसा मैंने कहा, ये बहस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी। असल दुनिया में लोगों की जिंदगी पर इसके बहुत गहरे असर पड़ रहे थे। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उड़ीसा में एक ऐसा राज्य जो कुदरती खजाने से तो भरा हुआ था, लेकिन जल्द ही वो विकास की मुश्किलों का एक जीता जागता मैदान बन गया। अब यहाँ देखिए कि कैसे अलग अलग हितों का टकराव था।
राज्य सरकार चाहती थी कि पैसा आए, रोजगार मिले। जो वहां के आदिवासी लोग थे, उन्हें डर था कि उनके घर, उनकी जमीनें, उनकी पूरी जिंदगी ही उजड़ जाएगी। पर्यावरण पर काम करने वालों को प्रदूषण की चिंता सता रही थी और केंद्र सरकार इस दुविधा में थी कि अगर इंडस्ट्री को इजाजत नहीं दी तो भविष्य में विदेशी निवेश आना ही बंद हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि इन शुरुआती योजनाओं का लंबे समय में नतीजा क्या निकला? चलिए, प्लानिंग की इस मिली-जुली विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस प्लानिंग के दौर का एक बहुत बड़ा नतीजा था हरित क्रांति, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार साबित हुई। एक तरफ तो इसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, भुखमरी का डर खत्म कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसने अमीर और गरीब के बीच और अलग-अलग इलाकों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ इलाके तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन बाकी देश पीछे छूटता चला गया। लेकिन इन तमाम बहसों और मुश्किलों के बावजूद ये कहना गलत होगा कि इस दौर में कुछ हासिल नहीं हुआ। असल में इसी दौर में वो नींव रखी गई जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध, बड़े बड़े स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब उसी दौर की देन है और एक ऐसी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ काम कर सकते थे। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत का ये बीच का रास्ता अपनाना एक बहुत बड़ी समझदारी थी या फिर एक गंवाया हुआ मौका था? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा सीधा जवाब नहीं है और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि विकास का कोई भी रास्ता हो, उसकी एक कीमत जरूर होती है।